हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमें देखना है सिविक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसका लास्ट पार्ट। ठीक है, केवल 2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे। पहला है हमारा डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में जो राजनीति होती है, जितने भी नेता हैं वो राजनीति करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इतने सारे डाइवर्स ग्रुप हैं तो सबकी डिमांड्स को रखना, सबकी विशेष को फुलफिल करना, सबके एस्पिरेशंस को पूरा करना, तभी तो कोई भी पार्टी चुनाव जीतेगी। इसलिए हमें यहाँ पर देखना है डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, किस तरह से इतने डाइवर्स ग्रुप में पॉलिटिक्स की जाती है और किस तरह से पॉलिटिक्स देश के लिए फ़ायदेमंद भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा कि डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स भारत में किस तरह से एक साथ चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो आई कैसे है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। डाइवर्सिटी कैसे आई है? डाइवर्सिटी आई है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जो रीजन है, हमारे क्षेत्र हैं, REGION, रीजन मतलब क्षेत्र हैं, उनके आधार पर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा गया कि धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग फिटेस्ट होते हैं, जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं चेंजेस को, वो धीरे धीरे और ताकतवर हो जाते हैं, और जो लोग एडवर्स कंडीशन में रहते हैं वो लोग कमज़ोर होते जाते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी या जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम सब एक जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग जो है प्रॉस्परस हो गए, अमीर हो गए, कुछ लोग ताकतवर हो गए, और कुछ लोग और ज़्यादा गरीब हो गए या और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने लगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो। तो यहीं पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डार्विन की थ्योरी थी, अगर बायो में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करेगा, सबसे अच्छी टेक्निक जिसके पास होंगी, वही सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इन देयर इंडेवर, और ऐसा ही इंसानों के साथ भी हुआ। अपने सर्वाइव करने की क्षमता में जो उन्होंने स्किल्स अडॉप्ट की, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होने का हो, चाहे पॉलिटिकली प्रॉस्परस होने का हो, उन्होंने स्किल्स अडॉप्ट की, लेकिन सब नहीं कर पाए। ठीक है, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क। प्राचीन समय है उसमें कास्ट सिस्टम जो है वो वर्क के आधार पर, यानी काम के आधार पर लोगों की जाति डिसाइड होती थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, हिंदू धर्म जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। यानी जिसका जो काम होता था उसे उसी कास्ट का जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये व्यवस्था खराब होने लगी, यानी कि लोगों ने बर्थ के आधार पर अपनी कास्ट को लेना शुरू कर दिया, जिससे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा, आज के समय पर हम देखें तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। ठीक, और बहुत ज़्यादा इसी वजह से डाइवर्सिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं। ठीक, लोगों ने क्या किया, सिचुएशन डिटेरियोरेटेड, सिचुएशन खराब हो गई बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, क्योंकि लोगों ने अपनी जाति को लेना शुरू कर दिया, यानी उनमें योग्यता नहीं थी, वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसी कास्ट को फॉलो करने लगे। इनहेरिटेंस में आ गया ये चीज़, इस वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब ऐसा इसलिए क्यों, ऐसा बर्थ के आधार पर इनहेरिटेंस में क्यों ले रहे थे वो लोग? क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही थी। ऐसा माना जाने लगा धीरे धीरे कि जो लोग देश की रक्षा का काम कर रहे हैं या जो लोग पूजा पाठ का काम कर रहे हैं वो ऊंची जाति के हैं, ऐसा माना जाने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में योग्यता नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो उस कास्ट का बना रहने के, हायर कास्ट में बने रहने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कास्ट को अडॉप्ट करने लगे, और इस तरह से ये सिस्टम खराब हो गया। ये पॉलिटिक्स ही थी एक तरह की। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, अपर कास्ट पीपल कंट्रोल ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वाइल लोअर कास्ट पीपल वेयर डिस्क्रिमिनेटेड, जबकि लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट गिविंग इक्वल शेयर। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी लोगों को एक जैसा महत्व दिया जाए, सभी लोगों की सोच को एक जैसी तवज्जो दी जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हों चाहे पॉलिटिकल रिसोर्सेज हों, सभी को इक्वल शेयर मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में, और पावर में भी, इन पावर एज वेल। इंडिया इज़ फाइनली इवॉल्विंग एज ट्रू डेमोक्रेसी। भारत जो है अब धीरे धीरे जाति धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे हटाते हटाते कई तरह के कानून भी बने। ठीक है,
जिसकी वजह से अब ऐसे बंधन जो हैं जाति धर्म के वो कम हो गए हैं और फाइनली इंडिया जो है वो एक सच्चे लोकतंत्र मतलब उभर रहा है। और ऐसा इसलिए भी बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगभग हर सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है गवर्नमेंट में, यानी कि जब सरकार बनती है तब हर कास्ट हर रिलीजन के लोगों को फ्रीडम होती है कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव जीतकर सरकार फॉर्म करें। अब संसद की ही बात करें हम, जो लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया में, वहाँ पर जो भी नेता चुनाव लड़कर जीत कर जाते हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। और ऐसा है भी, संसद में हम अगर देखें 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा में और 545 लोग इस टाइम हैं, तो 545 में हर धर्म, हर जाति, हर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला कोई ना कोई लीडर वहाँ पर मिल जाएगा, जो उस कम्युनिटी के, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, छोटी से छोटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी करने वाला व्यक्ति संसद में मौजूद है। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कानून बनाती है जो सभी के लिए बेनिफिशियल हों, यानी कि पहले के टाइम की तरह नहीं कि कुछ पावरफुल लोग मिलकर सारे देश के लिए फैसला ले रहे हैं। उस टाइम पर क्या होता था, वो पावरफुल लोग क्या करते थे, अपने ही लिए सारे फैसले, अपने हक में सारे फैसले ले लेते थे। जैसा हम लोगों ने कहाँ देखा था, फ्रांस में नोबेल क्लर्जी और मासेस थे, हमेशा जब असेंबली होती थी तो नोबेल और क्लर्जी क्या करते थे, अपने फेवर में सारे डिसीजन ले लेते थे, तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हर कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव संसद में मौजूद है, जो संसद में जब कानून बनाया जाता है तो वो उस कम्युनिटी के लिए भी बात रखता है और फाइनली ऐसा कानून बनता है सब लोगों की सलाह से जो सभी के लिए फेवर में हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है डेमोक्रेसी के लिए। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो वोट डाले अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा का है, जिसे हम यूनिवर्सल सफरेज राइट कहते हैं। सभी लोगों के पास स्वतंत्रता है कि वो वोट डालें, सभी लोगों के पास स्वतंत्रता है कि वो लीगली चुनाव भी लड़ सकते हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस तरह से पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि जो विभिन्न डाइवर्स ग्रुप हैं वो एक साथ मिल के संसद में आ रहे हैं और देश को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो आई होप यहाँ से क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया कैसे चल रही हैं। इन तो यही बता रहा है कि ये सब सही चल रहा है और आज के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था हमें पॉलिटिक्स में, वो अब नहीं है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इंडिया एज अ ट्रू डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रहा है। इसके बाद सेकंड टॉपिक कह रहा है आज का हमारा, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप्स इनटू मेन स्ट्रीम। सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिससे जो विभिन्न डाइवर्स ग्रुप हैं, जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम यानी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। मुख्य धारा का मतलब होता है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड हो लिविंग, इनकम एक्सेट्रा का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, सबसे ऊपर जनरल जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उससे नीचे ओबीसी जो रिसोर्सेज थोड़ा कम हैं लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम के साथ समाज में ही रहते हैं। इसके बाद एससी जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव थे लेकिन समाज में ही रह रहे थे। और लास्ट थे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगलों और पहाड़ों में रह रहे थे, हिल्स एंड फॉरेस्ट में रह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई भी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, ये फॉरेस्ट या नेटिव लैंड से ही जुड़े रहते थे। तो जो मेन स्ट्रीम है वो कहा जाएगा जहाँ पर सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो इनकम की, रिलीजियस प्रोफेस करने की एक्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पर एक स्टैंडर्ड हो, जो औसत इनकम, औसत लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको अचीव करना, वो समाज की मुख्य धारा कहलाएगा, जहाँ पर सभी लोग हों, अच्छी फैसिलिटी हों। तो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप थे उनको सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पहला कदम उठाया है, द फर्स्ट प्रोविजन वाज टू प्रोवाइड सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट डिस्क्रिमिनेशन, यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, 18 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो वोट दे सकता है, ठीक है। एवरी एडल्ट सिटीजन
सबसे पहले तो हमने वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि सभी के पास अधिकार होना चाहिए अपने लिए एक अच्छा नेता चुनने का, कि देश में कौन रूल करेगा, किसकी सरकार होगी, ये चुनने का अधिकार हमने सभी लोगों को दिया, जिससे कि कोई भी छोटा से छोटा कम्युनिटी या छोटी से छोटा ग्रुप हो वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। द मोटिव वॉज टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वलिटी, और इसका उद्देश्य था कि हम पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रदान करें। पॉलिटिकल इक्वलिटी से ये स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है 1 पर्सन 1 वोट। भारत में हमने सफरेज राइट दिया प्लस वोट की वैल्यू क्या रखी, 1 ही। एक व्यक्ति जो होगा उसको 1 वोट देने का अधिकार होगा, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बहुत छोटा सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो एक बहुत बड़े राज्य का सीएम हो, चाहे वो हमारा देश का पीएम और प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, इन सब के पास एक ही वोट होगा देने के लिए, और इन सब के वोट की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। इस तरह से हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी देकर हमने जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं उनके इन्फ्लुएंस को कम करने की भी कोशिश की है, क्योंकि अब जो बाहुबली या बहुत ज़्यादा पैसे वाले या बहुत ज़्यादा गोन्स और मसल्स पावर वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के वोट की वैल्यू 10 या 100 होगी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है चाहे आप जो हो, देश के पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, या एक नॉर्मल स्वीपर हो, आपके वोट की वैल्यू एक ही गिनी जाएगी। इसे कहा जाता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। सेकेंड पॉइंट है, द सेकेंड प्रोविजन वाज टू गिव रिजर्वेशन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को हमने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन का मतलब जब हमने देखा कि ये लोग इतना ज़्यादा पिछड़े हैं, इन लोगों के पास संसाधन या रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कम हैं कि ये लोग अपनी दम पर आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो इनके लिए हमने क्या किया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी। जैसा हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रूरल पंचायती व्यवस्था के लिए आया था 1992 में। 1992 में जब हमने तीसरा टीयर एडमिनिस्ट्रेशन का लागू किया, और 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था अर्बन पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी, इसमें भी हमने 1/3 सीटें यानी 33% सीट्स रिजर्व कर दी थी वुमेंस के लिए, क्योंकि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो 33% सीट्स हमने रिजर्व कर दी थी किसके लिए, वुमेंस के लिए, और अन्य सीटें रिजर्व करी, और कुछ सीटें हमने रिजर्व करी थी अन्य मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जो लोग पिछड़े हैं या डिप्राइव्ड हैं उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, ठीक है। आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। समानता के अधिकार में ही स्पेशल प्रोविज़न है कि सरकार मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या पिछड़े लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दीज टू प्रोविजंस हेल्प टू ग्रो द लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। और ये जो दोनों सफरेज राइट का और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को रिजर्वेशन का, ये दोनों हेल्प करते हैं विकास में, किसके, पॉलिटिकल अवेयरनेस। जो देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो बहुत छोटा समुदाय या बहुत छोटे शेड्यूल ट्राइब्स थे उनको कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर अब हमने उनके लिए 1 सीट या 2 सीट रिजर्व कर दी हैं तो कम से कम 1 या 2 नेता तो उनके आएंगे, और 1 या 2 नेता बाकी नेताओं के साथ मिलके सीखेंगे, प्लस अपनी कम्युनिटी को सिखाएंगे, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी की दिक्कतें जो है बाकी नेताओं तक बताएंगे और संसद में रखेंगे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म ही कर लिया है। आज के टाइम पर सभी लोगों के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशन के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट, सभी लोगों के लिए वोट देने का अधिकार बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और इससे हमें हेल्प क्या मिला, यूनाइटेड वी स्टैंड, कि हम सब अब चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट या किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, हम सब अब यूनाइटेड हैं। हम सब अब एक साथ मिल के अपने देश के लिए सरकार चुनते हैं, और वो सरकार हम सब के लिए फैसले लेती है, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन के लिए नहीं लेती है, बल्कि हम सब के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो फैसले लेगी। प्लस सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होंगी उसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि सरकार अगर कोई भी पॉलिसी लागू करती है, कोई भी योजना निकालती है, कोई भी सरकारी नौकरी निकालती है, तो उसमें सभी धर्म और जाति के लोगों को अप्लाई करने का या जॉब करने का या उसका बेनिफिट जो होगा इस स्कीम का, वो सभी लोगों को मिलेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और इस तरह से सभी लोगों को एक साथ मौका मिलता है कि वो प्रॉस्परस हों या अपनी
लिविंग स्टैंडर्ड को, अपनी इनकम को, अपने स्टेटस को और बेहतर बनाएं। ये कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो यानी कि आर्थिक रूप से असमानता है, अमीर बहुत अमीर हैं, गरीब बहुत गरीब हैं, उसको कम करने की भी कोशिश करता है। इसके बाद आज के इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हमें देखना है इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, इसकी हिंदी होती है स्वदेशीकरण। इंडिजिनाइजेशन इसका मतलब है स्वदेशीकरण। जैसे विदेश से कोई चीज़ आ रही है तो उसे विदेश से मंगाने में क्या होगा, हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा, प्लस विदेश से वो चीज़ आएगी तो हमें महंगी मिलेगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ घरेलू संसाधनों, घरेलू रिसोर्सेज, डोमेस्टिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो वो चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी, प्लस हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्लस वो चीज़ हमें और सस्ती मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अब अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया आएगी तो वो महंगी हो जाएगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो उसमें लगेगा, प्लस अमेरिका में लेबर महंगा है तो वहाँ से चीज़ बनकर आने में भी क्या होगी, महंगी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हैं। इंडियनाइजेशन का मतलब देख लीजिए एक बार, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग मोर नेटिव। ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, घरेलू बनाने की कोशिश करते हैं। नेटिव मतलब घरेलू बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम सर्विस, कुछ सेवाओं को बदलकर या आइडिया, विचारों को या तरीके को बदलकर, एट्सेट्रा, टू सूट अ लोकल कल्चर, जिससे कि वह लोकल जो सभ्यता है उसको सूट करें, स्पेशली थ्रू द यूज़ ऑफ मोर इंडिजीनियस पीपल। और ये सब पॉसिबल है विशेष रूप से जब हम बहुत ज़्यादा स्वदेशी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन या एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल करेंगे। यानी जो बनाने वाली, प्रोडक्ट बनाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी है, प्लस जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयर और वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वदेशी होंगे, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो आपको सिंपल वे में समझना है इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होगा। इंडिजिनाइजेशन का मतलब है स्वदेशीकरण। जो चीज़ें विदेश से आ रही हैं उन्हें विदेश से ना मंगाकर अपने ही देश में बनाना, घरेलू या डोमेस्टिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। रिसोर्सेज में क्या आएगा, पैसा प्लस लेबर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, मशीनरी, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये था इंडिजिनाइजेशन। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।